2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद अब आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं की ओर से जिस तरह की बात सार्वजनिक मंच से कही जा रही है वो राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा है कि आप सेवक हैं तो अहंकार छोड़ना होगा और किसी को भी साथ में लेकर के चलने की ही बात इस देश में लोकतंत्र में की जा सकती है। आरएसएस और बीजेपी के बीच क्या मतभेद बढ़ने लगा है? क्या कोई मनभेद की जगह बनने लगी है? ये सवाल अब विरोधी तो बढ़ चढ़कर उठाने लगे हैं। मंगेश बापट जी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, क्योंकि उस बैकग्राउंड से भी जब इनके पिताजी संघ के प्रचारक के तौर पर काम करते रहे तो नजदीक से भी आपने देखा है कि किस तरह से आरएसएस की भूमिका इस देश के लिए रही। अब इस तरह का जो बयान आ रहा है आपने सुना होगा, क्या ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये बताने समझाने की कोशिश है कि कुछ गुंजाइश है, हमें इसे ठीक करना होगा? और क्या ये अभूतपूर्व स्थिति है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच जो संबंध हैं इसमें जो लोग अब देख रहे हैं कि ऊंच नीच आती दिख सकती है, क्या ऐसा कभी पहले नहीं हुआ? देखिए, ऐसा पहले भी हुआ है। मुझे याद है, एक्चुअली मैं मीडिया से काफ़ी साल पहले जुड़ गया था और संघ से भी जुड़ा रहा, तो दोनों तरफ आना जाना मेरा चलता रहता था और कांग्रेस की सरकारें ज़्यादा हुआ करती थी देश में। बिल्कुल। तो तीनों तरफ के जो वर्जन्स होते थे वो देखने को सुनने को मिला करते थे। और मुझे याद है, ये कोई पहली बात नहीं है, पहला किस्सा नहीं है। अटल जी के टाइम में भी ऐसा हुआ था कि शायद मेरे ख्याल से सुदर्शन जी तब सरसंघ चालक हुआ करते थे और तब भी ऐसी बातें सुनने में आती थी कि कुछ बातों पर नाराज़गी है। अच्छा। और ये उससे भी पहले, मतलब 60s, लेट 60s में भी ऐसी बातें सुनने में आती थी कि कुछ फैसले जो हैं वो अपने आप बीजेपी, उस समय जनसंघ हुआ करता था, जनसंघ में ले लिए गए तो आरएसएस नाराज हो गई है। अब वैसे तो आप देखिए कि ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि जो मूल संगठन है, यानी जहां से ये धारा निकली है, मातृ संगठन है, तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। और थोड़ा सा अगर आप इसकी पृष्ठभूमि में जाओगे ना, तो जब देश आज़ाद नहीं हुआ था और जो देश में जो सबसे पहला चुनाव हुआ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, ब्रिटिश इंडिया में जो पहला चुनाव हुआ वो 1920 में हुआ था। तो 20, 23, 26 और शायद 45 या 46 में ब्रिटिश इंडिया में आखिरी चुनाव हुआ था और तब कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी और दूसरी पार्टी जो उनके खिलाफ थी वो थी मुस्लिम लीग। बिल्कुल। तो दो विचारधाराएं उसी समय देश में बन गई थी। बट कांग्रेस के अंदर भी एक समूह था, मदन मोहन मालवीय या सरदार पटेल या इस तरीके के लोग थे जो थोड़े हिंदुत्ववादी या उस तरफ झुकाव वाले माने जाते थे। आज दक्षिणपंथी कहते हैं। आज दक्षिणपंथी कहते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसमें से कुछ लोगों ने निकल के हिंदू महासभा बना ली। उसी दौरान संघ भी जो है, संघ की तरफ से भी जो प्रयास हुआ पॉलिटिक्स में आने का, वो हुआ जनसंघ के रूप में। बिल्कुल। तब भारतीय जनता पार्टी थी नहीं, जब जनसंघ बनी, कांग्रेस का विरोध करते हुए एक नई पार्टी बनी। और बीजेपी किस तरह से अपने पक्ष को चलाती है, अपनी पार्टी को चलाती है, और चूंकि मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है तो क्या रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में रहता है? ये बहस तो हमेशा चलती रहती है कि पर्दे के पीछे से वहां से ऑर्डर मिलते हैं। नागपुर हेडक्वार्टर है आरएसएस का और वैसा ही राजनीतिक दल बीजेपी चलता है। बल्कि मैं एक आपको किस्सा सुनाता हूं कि 95 की बात है कि जब ये माना जा रहा था कि अब जो इलेक्शन आने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी, तब भारतीय जनता पार्टी बन चुकी थी 80 में जब गठन हो गया था। हाँ, मतलब 80 तक जो है, 77 तक जो है वो जनसंघ रहा। उसके बाद जब इमरजेंसी खत्म हुई और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और जो जनसंघ था वो जनता पार्टी में विलय हो गया उसका। और बाद में जब जनता पार्टी की भी सरकार चली गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी बनी। तो उन्होंने ये तय किया था कि अडवाणी जी फेस होंगे प्राइम मिनिस्टर का, और अडवाणी जी फेस इसलिए होंगे क्योंकि अडवाणी जी का झुकाव हिंदुत्व की तरफ ज्यादा माना जाता था। तो आरएसएस की ये मंशा थी कि हमारी मूल भावना को आडवाणी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आडवाणी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमारी मानसिकता के प्रतिबिंब होने चाहिए, हमारे लिए ये फिट बैठते हैं। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी अगर हम देखें तो जो रथ यात्रा उन्होंने निकाली वो अडवाणी जी ने ही निकाली थी, राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ी हुई। लेकिन हुआ क्या
ये भी एक अचंभित कर देने वाली बात थी उस समय कि अचानक जो है 95 में जो अधिवेशन था मुंबई में बीजेपी का, उसमें घोषणा हो जाती है कि जो चेहरा होंगे, प्रधानमंत्री पद का जो चेहरा होंगे वो अटल जी होंगे। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसी बातें सुनने में आई थी कि आडवाणी जी ने संघ से परमिशन नहीं ली थी, और गोविंदाचार्य उस समय बड़ी पोस्ट पे हुआ करते थे बीजेपी में, तो सबने ये कहा कि भाई ये बिना पूछे कंसल्टेशन के कैसे ये नाम आ गया कि इसमें सहमति स्वीकृति है ही नहीं आरएसएस की, ये तो हमारा फेस नहीं हो सकते, और ये अपने से कैसे फैसला लिया गया। तो उस समय ऐसा मैंने जो कुछ किताबों में और उसमें आर्टिकल्स में पढ़ा कि आडवाणी जी का ये कहना था कि नहीं, अभी वोट चाहिए, हाँ, और वोटों के लिए ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसकी स्वीकार्यता ज्यादा हो। अब अगर जो बात आपने अभी थोड़ी देर पहले कही कि अल्टीमेटली पॉलिटिक्स चलती तो वोटों से ही है, अभी जो परिणाम आए हैं उसमें साफ दिख जाता है बिल्कुल कि किस तरीके से जो है वोटों का झुकाव एक तरफ से दूसरी तरफ हुआ और परिणाम जो है वो बिल्कुल बदल गए। तो अगर आपको राजनीति में अपने पैर आपको पुख्ता तरीके से जमाने हैं तो आपकी आइडियोलॉजी पीछे से कुछ भी हो, जो जमीन पर हकीकत है और उस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए अगर हमें वोट चाहिए तो जो व्यक्ति सामने होगा उसकी स्वीकार्यता सब लोगों में होनी चाहिए। इसलिए शायद आडवाणी जी ने उस समय अटल जी का नाम लिया, और ये आज जो बातें हो रही हैं वो भी कहीं ना कहीं यही बात बता रही हैं कि भैया आपकी स्वीकार्यता है कि नहीं सब लोगों में। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसमें जो सबका साथ वाली बात है, हम सबको साथ लेके चल सकते हैं कि नहीं, ये तो तभी सिद्ध होगा जब अहंकार नहीं होगा। तो ये बार बार जो अब बात आ रही है, क्योंकि मोहन भागवत जी ने ये बात कह दी, उसके बाद जयपुर में जो इंद्रेश कुमार जी हैं उन्होंने कह दिया, उनकी लाइन तो बहुत हार्ड लाइन है, और उसमें तो साफ ये माना जा रहा है कि उन्होंने इशारा ही कर दिया है कि ये राम का न्याय है कि जिसने राम पर श्रद्धा की उसे सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, लेकिन श्रद्धा के साथ अहंकार किया तो 241 पर रोक दिया। यानी इंटेंशन साफ है जो इंद्रेश कुमार कहना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम पर श्रद्धा नहीं की उन्हें 237 पर कुल मिलाकर रोक दिया। क्या ये एक ऐसी बात है, भले ही इसे आरएसएस की मूल बयानबाजी ना मान रही हो संस्था, लेकिन क्या ये बीजेपी और आरएसएस के बीच विचारों के समन्वय की कमी रही होगी, और क्या उसका परिणाम उन रिजल्ट्स में भी दिखाई दिया, इसकी ये सुगबुगाहट है? देखिए, मैं एक बात तो मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूँगा जो मैंने खुद सुनी है, देखी है, कि हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हम सब लोग एक सांस्कृतिक संगठन के तौर पर ही बिल्कुल ज्यादा सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला एक सांस्कृतिक संगठन है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अलग अलग क्षेत्रों में कई सारे उनके संगठन काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उनका एक संगठन है जहां अपनी जो उनकी आइडियोलॉजी है उसको लेकर इस फील्ड में काम करने वाली। लेकिन एक बात जो है वो हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि लगभग क्या, अब अगले साल 100 साल पूरे होने वाले हैं 25 में, 2025 में बिल्कुल 100 साल पूरे होने वाले हैं। 1925 को स्थापना हुई, 2025 में 100 साल। और मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, इससे हमारे दर्शकों को बात समझ में आ जाएगी कि जब 100 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन को हो जाते हैं ना, तो ये होता ही है, ये अवश्यंभावी है कि विचारों में भी बदलाव आएगा। जो हार्ड लाइन है उनकी वो थोड़ी सॉफ्ट हो सकती है। और इसका मैंने कहा आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, तो एग्जांपल आपके सामने है कि उन्होंने अपने गणवेश में बिल्कुल बदलाव किया। जो उन्होंने अपनी वेशभूषा में जो बदलाव किया है, वो बदलाव संकेत है इस बात का कि हम बहती धारा के साथ बदलने को तैयार हैं। तो जब ऐसी मानसिकता के साथ, और इसलिए जब संघ के सरसंघ चालक ये कहते हैं कि अपोनेंट नहीं होना चाहिए, कोई हमारा अपोनेंट नहीं है, हम उनकी विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए, क्योंकि है तो वो इसी व्यवस्था, लोकतंत्र का हिस्सा, उसी सदन का हिस्सा है, और उसके बगैर ये सरकार अपने आप में पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसी देश का हिस्सा है और उसी देश का एक विचार भी है। और देखिए उनके संस्कार भी ऐसे ही हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। नानाजी देशमुख संघ के प्रचारक थे, उन्होंने बाद में दीनदयाल शोध संस्थान के नाम से एक प्रकल्प शुरू किया, और
चित्रकूट में उन्होंने एक प्रकल्प किया और नागपुर में उनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसकी वो प्रोजेक्ट खत्म होने वाला था। अच्छा, ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि कैसे संघ के अंदर बावजूद इसके कि उनकी विचारधारा एक खास विचारधारा के साथ वो चलते हैं, बावजूद इसके वो सबको साथ लेकर चलते हैं और सबके लिए उनके दरवाजे खुले हैं, अप्रोच वो करते हैं। इसका ये एग्जाम्पल है। तो नाना जी से एक कार्यकर्ता ने पूछा कि जब ये प्रकल्प पूरा हो जाएगा तो इसका उद्घाटन किससे करवाने वाले हैं आप? तो नाना जी ने कहा कि जो उस समय देश का प्रधानमंत्री होगा। और उस समय क्या चल रहा था, देश में बड़ी पॉलिटिकल उठापटक चल रही थी। पहले राजीव गांधी की सरकार जो है वो चली गई थी, उसके बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री थे। वो दौर था, घटनाक्रम थे, वो घटनाक्रम चल रहा था। तो उस समय ऐसा मानते हैं कि यही पता नहीं चलता था कि एक महीने बाद प्रधानमंत्री कौन होगा। गठबंधन की वो सरकारें, लेकिन आज भी उसी तरह की गठबंधन की सरकार बनाने पर बीजेपी मजबूर हुई है। हाँ, लेकिन वो सरकारें कांग्रेस के सपोर्ट से चल रही थी, उसमें बीजेपी नहीं थी। ये बीजेपी लीड सरकार है। लेकिन मैं संघ के दृष्टिकोण से ये बात आपको बता रहा हूं कि कैसे जब आज सरसंघ चालक ने ये कहा कि हमारे लिए कोई अपोनेंट नहीं है, सब हमारे साथ हैं। उस समय नानाजी देशमुख जो उसी संस्कार से निकल कर आए थे, उन्होंने जब ये कहा कि जो भी कोई व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री होगा वो उसको, और चंद्रशेखर उस समय देश के प्रधानमंत्री थे जब वो प्रोजेक्ट उनका पूरा हुआ। नानाजी देशमुख ये जानते हुए भी कि चंद्रशेखर जी को खुद नहीं मालूम कि मैं कितने दिन प्रधानमंत्री रहने वाला हूं, वो उनको लेकर आए। यानी कि एक विरोधी विचारधारा के लोग हैं सब, बिल्कुल। लेकिन ये जब आपके मन में ये होता है ना कि विरोधी नहीं है अपना ही विचार अलग रखता है। और मैं एक बार, मुझे याद है, मैं संघ कार्यालय पर गया था, तो वहाँ बाहर अखबार जहाँ पे पढ़े रहते थे वहाँ सब लोग बैठे होते थे, प्रचारक वगैरह। तो मुझे आज भी याद है, एक प्रचारक थे, उन्होंने अखबार हम लोग पढ़ रहे थे और किसी एडिटोरियल पे कुछ उस समय डिस्कशन चल रहा था और उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, मैं वो भूल ही नहीं सकता कभी भी। उन्होंने कहा कि अपने ही लोग हैं, बस समझाना पड़ता है। अच्छा, उनके शब्द मैं नहीं भूल सकता, अपने ही लोग हैं। यानी कि अगर मूल में, अगर जब हम ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये कृतित्व में भी होना चाहिए। ये सिर्फ हमारे बोलने का नारा भर नहीं हो सकता। और उसको शायद दिखाने का सबसे अच्छा मौका अब है बीजेपी के पास। बिल्कुल, जो हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये जो गठबंधन के सहयोग का विश्वास है, अब आपको ये प्रूव अगर वो विश्वास कायम है तो सरकार चल रही है, अगर वो अविश्वास होगा तो सरकार नहीं चल पाएगी। लेकिन इस तरह की जो बात अब लगातार चर्चा में आ रही है, समन्वय बैठक भी अब आरएसएस करने वाली है, क्या इसके पहले भी देश में ऐसी कोई स्थिति आई थी कि सरकार बनी, उनके ही राजनीतिक दल यानी कि बीजेपी की, और जो सर्वोपरि नेता थे उनके और आरएसएस के सर्वोच्च नेताओं के बीच कुछ मनमुटाव की? क्या ये पहली बात है जो विरोधी अब बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, या पहले भी हुआ और फिर सुलझाया भी गया? पहले भी हुआ है। और देखिए, जब दो विचारधाराएं साथ चलती हैं, एक विचारधारा, वो धारा, विचारधारा जिसमें से एक और धारा निकल रही है, और वो धारा अपना अस्तित्व खोज रही है, अपने लिए अपने अस्तित्व को बड़ा करने की, अपने कद को बड़ा करने की कोशिश कर रही है, और वो बिल्कुल अलग क्षेत्र है राजनीति का। बिल्कुल। तो ये मतलब ये होता है, ये पॉसिबल है कि टकराव की स्थिति आए। क्योंकि अटल जी के बारे में भी शायद ऐसा देखा सुना जाता है, इतिहास में जर्नलिस्ट ये बात कहते हैं कि जो संघ प्रमुख सुदर्शन थे, अटल बिहारी जब शिखर पर पहुंचने लगे थे राजनीति के, तो ये गैप दिखाई देने लगा था। क्या ये उसी की प्रतीक्षा है कुछ जो आज चर्चा का विषय बन रही है? मुझे लगता है कि होता क्या है कि जब आप गठबंधन की सरकारें चलाते हैं तो आपको अपने एजेंडे में से कुछ कुछ छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल, उसके बगैर वो चल नहीं सकती। तो हमें नहीं पता ये सरकार क्या छोड़ेगी, ये तो अभी देखना होगा। ये फैसला उनका भी है। हाँ, तो जब अटल जी ने सरकार बनाई और वो चलाई, मतलब ये भी काबिले तारीफ है ये बात कि अटल जी ने, जो कि एक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बने, और उन्होंने उन लोगों के साथ सरकार चलाई जो वैचारिक रूप से बिल्कुल विपरीत थे। तो उन्होंने चिंतन किया होगा, मनन किया होगा कि मुझे अभी देश सर्वोपरि है,
अभी देश में स्थिरता लानी सर्वोपरि है। जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी आर्थिक परिस्थिति है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। जो विश्वास लोगों का ख़त्म हो गया था, क्योंकि 96 में इलेक्शन हुए, 98 में इलेक्शन हुए, 99 में इलेक्शन हुए, लगातार इलेक्शन होते जा रहे हैं, सरकारें चल नहीं पा रही थी। तो जो वातावरण निर्माण हो गया था उस समय, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप जहां से आप आते हैं, वो कह रहे हैं अरे भाई तुम एजेंडा भूल रहे हो, तुम भूल रहे हो, करना क्या है, हमें करना क्या है। और जो देश की बागडोर संभाले है प्रधानमंत्री के तौर पर, उसको तो सारे वर्गों को लेके चलना है, जो उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है, जो उनको नहीं दिखाई देता कई बार। लेकिन इसमें एक बदलाव हो रहा है। मैं ये मानता हूँ, जैसे मैंने कहा 100 साल पूरे होने वाले हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, इसलिए ट्रांसजेंडर्स वाले मामले में, इसलिए विरोधी विचारधारा के लोगों के मामले में, गणवेश के मामले में, बहुत सारे मामलों में जो संघ का जो स्टैंड हुआ करता था वो सॉफ्ट हुआ है, वो बदल रहा है। समन्वय के साथ लेकर चलने की बात बार बार आ रही है, और यही बात आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत की ओर से कही जा रही है। और जो बयान आया है, मुझे लगता है कि ये बात एक तरह से उन्हें सीख समझ के तौर पर भी संदेश प्रसारित करने की कोशिश है कि दरअसल हम हैं, छवि भले ही हार्डलाइनर के तौर पर हमारी रहती है कि हम हिंदुत्ववादी दक्षिणपंथी हैं, लेकिन इसमें किसी को भी हमने अनटच नहीं रखना है, अछूत नहीं रखना है, सभी को साथ लेकर चलना है। तो क्या ये एक कड़ी मिसिंग थी? क्या इस बात को लेकर के दो लाइन बनती दिखाई दे रही है, जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और अब ये भविष्य में ठीक करने की कोशिश, जैसा कि आपने बताया कि ये पहले भी हुआ था और उसके बाद एक नई दिशा में ये साथ में चले भी थे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए, ये जब आपके इतने सारे दल हों, उनकी अलग अलग विचारधाराएं हों, और हमको ये भी समझना चाहिए कि जब देश आज़ाद हुआ तो एक संगठन ऐसा था जिसको लगता था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैं अगर साफ साफ कहूँ तो, कि उनको ऐसा लगता था कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसकी स्वीकार्यता, जिससे जुड़ाव देश का हर व्यक्ति अपने आप को जोड़ सके। और इसलिए उसको वो हिंदुत्व वाला जो प्लेटफॉर्म है उसको वो, और उनकी डेफिनेशन भी यही है कि जो भारत माता को, धरती को, गंगा को और गाय को माता का है, वो तो सभी हिंदू हैं, सभी भारतीय हैं हमारे लिए, और जाति धर्म चाहे वो अलग अलग भी हो, अलग अलग। और चूंकि वो इतने सेक्शंस में डिवाइडेड है, इतने पंथों में, इतनी जातियों में डिवाइडेड है, तो उसको हम एक साथ जोड़ पाएं, तभी इस देश का कायाकल्प हो पाएगा, तभी ये देश प्रगति के पथ पे जा पाएगा। तो इसलिए एक ऐसा संगठन राजनीति में भी हो जिसकी स्वीकार्यता, जिससे जुड़ाव देश भर में, मतलब वो किसी भी भाषा से के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी समाज के हों, वो उससे जुड़ सके। इसलिए एक जनसंघ के तौर पे, बाद में भारतीय जनता पार्टी के तौर पे एक संगठन सामने आया, और दूसरे जो राजनीतिक संगठन थे, बिल्कुल, वो छोटे छोटे इलाकों में अपनी अपनी पहचान के साथ ऑपरेट करते थे। आज भी जो हम प्रदेशों में देखते हैं, वो कहीं वोकालिंगा है, कहीं जाट का समुदाय है, कहीं ब्राह्मण है, कहीं कुछ है, वो अपने अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपने वर्ग की राजनीति, अपनी जाति की राजनीति और अपने प्रांत विशेष की राजनीति तक वो सीमित होते थे। लेकिन इन सबको एक भारतीयता के सूत्र में बांधकर चलने का मूल मंत्र था। क्या इस बात को लेकर के अब कुछ कमी रह गई थी जिस पर ये बयान दिए गए? लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं कि जो समन्वय बैठक होने वाली है, और इस तरह की कोई मनभेद की बात नहीं है, मूल रूप से विचार एक ही है। समय के साथ अगर इसमें कहीं कोई लूप होल्स थे तो इन्हें सुधारने भी पड़ेंगे, इस दिशा में ये संकेत भी माने जा सकते हैं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है, और वो कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई किसी भी दल का व्यक्ति हो, अगर उसके मन में भारत को, देश को आगे ले जाने की बात है, वो भारत को, इस देश को आगे ले जाने के लिए काम करना चाहता है, तो वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आप जो सो कॉल्ड विरोधी अपोनेंट, जिसको हम अपोनेंट हमें नहीं कहना चाहिए, ऐसा मोहन जी ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, आप जब उनको भी सुनेंगे नहीं, उनको लेके नहीं चलेंगे, तब तक जो भारत, चाहे वो जो भारत बनाना चाहते हैं या हम जो भारत बनाना चाहते हैं, अगर उन्नत भारत बनाना चाहते हैं, अगर डेवलप्ड नेशन बनाना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो विरोधी विचारधारा के लोगों को भी सुनना पड़ेगा, समन्वय के साथ चलना पड़ेगा। हर विचार का समुचित स्थान हो, यही लोकतंत्र हो सकता है, और यही सही दिशा में जाने के संकेत भी हो सकते हैं। लेकिन इस तरह की परिस्थिति और आप
क्या क्या इस पर अनुभव है और हमारी इस चर्चा से आप क्या महसूस कर पा रहे हैं भविष्य के लिए, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। कुछ देश से जुड़े अहम मुद्दों के साथ हम एक बार फिर दर्शकों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें आप न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। नमस्कार।